हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजेन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स में देखा जाता है। फीमेल प्राइमेट्स यहाँ क्या है? तो क्लास मैमेलिया का ऑर्डर प्राइमेटा में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनकी फीमेल्स में एक खास रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इस ऑर्डर में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? तो प्राइमेटा ऑर्डर में आ जाते हैं मंकी, एप्स के अंदर आते हैं गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन, गिबन, इन सभी को एप्स कहा जाता है। और साथ में आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स। तो इन सारे एनिमल्स के फीमेल्स में जो खास रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने को मिलता है उसे ही कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है प्यूबर्टी के दौरान और इस कंडीशन को कहते हैं मिनार्श। और ये स्टॉप हो जाता है जब फीमेल्स 50 ईयर्स के एज में पहुंच जाती हैं और इस कंडीशन को कहा जाता है मीनोपॉज। पॉज का मतलब ही होता है स्टॉप होना। तो इस तरीके से ये शुरू होता है प्यूबर्टी में एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड मिनार्श। और जैसे ही फीमेल अपने 50 ईयर्स के एज में आ जाती हैं ये स्टॉप हो जाता है और इसे कहते हैं मीनोपॉज। ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन एक एवरेज इंटरवल में रिपीट होता है और ये साइकिल लगभग 28 से 29 डेज का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन एक एवरेज इंटरवल में हमेशा रिपीट होता रहेगा और ये 28 से 29 डेज का होता है। किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट्स का होना ये उसके नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को इंडिकेट करता है और ये मिनार्श और मेनोपॉज के बीच में एक्सटेंड होता रहता है। तो शुरुआत हुई मिनार्श और ख़त्म होता है तो उसे कहते हैं हम लोग मेनोपॉज। तो मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना मिनार्श, ख़त्म होना मेनोपॉज और इसी के बीच ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होते रहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में एक सिंगल ओवम रिलीज होता है और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो जितनी बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होंगे उसके मिडिल में क्या होगा? एक सिंगल ओवम रिलीज होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले चेंजेस। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी के एक्टिविटीज़ में, हार्मोनल लेवल पे, एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स पर, इन सभी पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेंस्ट्रुएशन के कितने फेजेस हैं। तो मेंस्ट्रुएशन के टोटल 4 फेजेस हमें देखने को मिलता है। द फर्स्ट फेज इज ब्लीडिंग फेज, द सेकेंड फेज इज फॉलिक्यूलर फेज और ऑल्सो कॉल्ड proliferative phase, the third phase is ovulatory phase and fourth one is luteal phase और also known as secretory phase। तो आप देखेंगे यहाँ पे 29 डेज का ये साइकिल है, यहाँ 1 डेज, यहाँ डेज रिप्रेजेंट किया गया है। ये 29 डेज का साइकिल है और 29 डेज के बाद फिर से नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इस तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यूट्रीन इवेंट्स देखेंगे, यानी यूट्रस में होने वाले चेंजेस देखेंगे। यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या चेंजेस आता है वो हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग घट रहा है और घटता हुआ फिर एक फेज ऐसा आ रहा है जहाँ ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस से ग्रो कर रहा है और फिर से नए साइकिल में घट रहा है। तो इस तरीके से एंडोमेट्रियम लाइनिंग में ये चेंजेस आता है। दूसरा हम लोग देखते हैं ओवेरियन हार्मोन लेवल। ओवरी से निकलने वाले 2 सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनमें क्या चेंजेस आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ईस्ट्रोजन जो है ये कांस्टेंट लेवल पर है, लेकिन जो मिड ऑफ द साइकिल है दैट इज द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इस जगह पर क्या हो रहा है? पीक लेवल को अटेंड कर रहा है एंड देन डिक्रीज एंड फर्दर इंक्रीज। ठीक वैसा ही प्रोजेस्टेरॉन को अगर हम लोग देखें तो प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका लेवल भी इस पॉइंट पर बढ़ रहा है, यानी ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाता है और फिर से ये डिक्रीज हो जाता है। ओवरी के एक्टिविटीज़ को अगर हम लोग देखें तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं, यहाँ तक मैच्योर फॉलिकल्स है और मिडिल ऑफ द साइकिल दैट इज 14th डे में ओव्यूलेशन होता है जिसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं और एक सिंगल ओवम रिलीज होता है एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ तक आते आते कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो रहा है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन यानी गोनाडोट्रोफिन पर भी इसका काफ़ी असर होता है, जिसमें एफएसएच और एलएच आते हैं। एफएसएच का लेवल लगभग 14th डे में थोड़ा हाई होता है और एलएच तो बिल्कुल पीक लेवल अटेंड कर लेता है एंड देन आफ्टर फिर आप देखते हो उसका नॉर्मल होते होते ये डिक्रीज हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यूट्रस में, ओवरी के हार्मोनल लेवल में,
ओवेरियन एक्टिविटीज़ में और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले गोनाडोट्रोफिन के लेवल में, इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। तो सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम लोग ब्लीडिंग फेज कहते हैं। ये ब्लीडिंग फेज 3 से 5 दिनों का होता है। ये 3 to 5 डेज होता है ये फेज, जिसमें क्या होता है, तो यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर जो इम्प्लांटेशन की तैयारी कर रहा होता है, ग्रो किया हुआ होता है, वो यहाँ रप्चर्ड हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और एंडोमेट्रियम लेयर ब्लड वेसल्स के साथ टूट जाता है, जो फ्लूइड के रूप में वेजाइना से बाहर निकलता है। और इस फेज को कहा जाता है ब्लीडिंग फेज, जो 3 से 5 दिनों का होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये ब्लीडिंग फेज नहीं हो तो इसका अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि फीमेल में बी प्रेग्नेंट। बट हर बार अगर ये ब्लीडिंग फेज नहीं हो तो ये नहीं बोल सकते कि फीमेल प्रेग्नेंट ही होगी। इसका कई सारा और भी कारण हो सकता है, जैसे कि फीमेल अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या उसका हेल्थ बहुत पुअर है तो उसकी वजह से भी ये ब्लीडिंग फेज नहीं होता है। तो ब्लीडिंग फेज में हम लोगों ने क्या जाना, यूट्रस का एंडोमेट्रियम लाइनिंग अलोंग विथ ब्लड वेसल शेड ऑफ हो जाता है और फ्लूइड के रूप में वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, और इसे हम लोग ब्लीडिंग फेज कहते हैं, जो 3 से 5 दिनों का होता है। इन दिनों प्रोजेस्टेरॉन लेवल या ईस्ट्रोजेन लेवल नॉर्मल होता है और हम लोग देख रहे हैं फॉलिकल्स पर इसका कोई खास असर नहीं होता है। साथ ही साथ जो FSH और LH है उसका भी लेवल जो है वो कुछ खास आप देख रहे हो कि इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि आप देखेंगे ब्लीडिंग फेज के बाद जो दूसरा फेज होता है, जिसे हम लोग फॉलिकुलर फेज कहते हैं या जिसे प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं, इन दिनों यूट्रस के लेयर में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ रहा क्योंकि ये शेड ऑफ हो चुका है। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल पर भी कोई खास असर नहीं है, लेकिन ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इस फेज के दौरान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल जो है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज के दौरान इंक्रीज हो रहा है, जबकि ओवेरियन एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉलिकल्स जो हैं वो तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं और डेवलपिंग फॉलिकल्स ही ये ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं। और आप देख रहे हैं फॉलिकुलर फेज तक आते आते फॉलिकल्स मैच्योर फॉलिकल्स में डेवलप हो चुके हैं, जिन्हें ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहा जाता है। इस दौरान LH और FSH भी क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो फॉलिकुलर फेज के दौरान LH और FSH का लेवल भी बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन का भी लेवल बढ़ रहा है और फॉलिकल्स मैच्योर फॉलिकल्स में तैयार हो चुके हैं। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और यूट्रस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट जो फेज आता है दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज, और ओव्यूलेटरी फेज में सिंगल ओवम रिलीज होता है। ये ओव्यूलेटरी फेज मिडिल ऑफ द साइकिल होता है, यानी कि लगभग अगर 28 दिन का साइकिल है तो उसका मिडिल 14th डे होगा। तो 14th डे के दौरान हमें ये ओव्यूलेटरी फेज देखने को मिल सकता है। ओव्यूलेटरी फेज में एक सिंगल ओवम रिलीज होता है बाय द रप्चर ऑफ दिस मैच्योर फॉलिकल्स, जिसे हम लोग ग्राफियन फॉलिकल्स भी कहते हैं। ये रप्चरिंग क्यों होता है, तो इसकी वजह है LH हार्मोन का रिलीज होना। तो गोनाडोट्रोफिन्स चाहे LH हो या FSH हो, ये दोनों का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और LH पीक लेवल अटेंड कर लेता है, जिसे LH सर्ज भी कहा जाता है। और इसी की वजह से हमें ओव्यूलेशन देखने को मिलता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर्ड हो जाता है और ओवम रिलीज हो जाता है। इन दिनों ईस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत हाई होता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो आप देख रहे हैं कि ओव्यूलेटरी फेज के दौरान भी क्या है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। यही कारण है कि जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, यानी बर्थ कंट्रोल करने के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन होते हैं या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा दिया जाता है ताकि ओव्यूलेशन ना हो सके, क्योंकि आप देख रहे हो नॉर्मल ओव्यूलेशन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या है, कम है। मगर जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी बर्थ कंट्रोल के लिए जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन होते हैं या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ ये पिल्स बनाए जाते हैं, जैसे सहेली, मालाडी, इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, और इसका लेवल बढ़ा दिया जाता है ताकि ओव्यूलेशन ना हो सके और आगे चलकर फीमेल बर्थ कंट्रोल कर सके, प्रेग्नेंट ना हो सके। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि ये ओव्यूलेटरी फेज है।
आफ्टर ओव्यूलेशन द नेक्स्ट फेज इज ल्यूटियल फेज और इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज के दौरान जो सबसे बिग चेंज हम लोग देखते हैं वो है ओवेरियन हार्मोन के लेवल में, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई और ईस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होते ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो तेजी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ताकि रिलीज्ड ओवम अगर फर्टिलाइज हो सके तो उसको इम्प्लांट किया जा सके। लेकिन अगर ये रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन, नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगा, ये सारी तैयारी फिर से फिनिश हो जाएगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को शट ऑफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ ल्यूटियल फेज में हम लोग देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से ही एंडोमेट्रियम दोबारा से रीजनरेट होना शुरू हो जाता है और अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स का रेमिनेंट्स बच गया था वो एक प्राइमरी और एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के सारे इवेंट्स को मेंटेन करने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज हो जाता है यानी इसे स्पर्म फ्यूज कर देता है तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएंगी और फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल आगे बढ़ता ही चला जाएगा और मेंस्ट्रुएशन के सारे इवेंट्स स्टॉप हो जाएंगे। तो कॉर्पस ल्यूटियम इसी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे जैसे रिलीज होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग बढ़ता चला जाएगा, इम्प्लांटेशन में मदद करेगा और यहाँ अगर गोनाडोट्रोफिन पर उसका असर देखें तो गोनाडोट्रोफिन फिर से क्या हो जाता है, नॉर्मल लेवल में पहुंच जाता है। धीरे धीरे अगर रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, वापस से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घट जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ने अपनी तैयारी कर रखी थी वो दोबारा से डीजनरेट हो जाते हैं, शेड ऑफ हो जाते हैं और फिर से ये ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्लीडिंग के फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में वजाइना से रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये इवेंट्स होते हैं।